जी, ऋषि जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो पर। थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। सर आधार हाउसिंग फाइनेंस की अगर बात करें, ट्रेडिशनली वो जानी जाती है कि आप लो इनकम जो ग्रुप है, उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं। इस वक़्त वहाँ से डिमांड सिनेरियो कैसी नज़र आ रही है? और क्या कुछ प्लान है आपका अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई आगे के लिए करने के लिए? पूजा जी, पहले बात तो बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस शो पे बुलाया। आप एकदम ठीक बोल रहे हैं, हमारा फ़ोकस जो है इस कंपनी का वो ईडब्ल्यूएस और एलआईजी सेगमेंट में होता है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप है। एक मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा, हम टियर 1 से लेके टियर 5 तक ऑपरेट करते हैं, तो हम मेट्रो लोकेशंस में भी ऑपरेट करते हैं बिकॉज़ जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, वो मेट्रो लोकेशन में टिपिकली सैलरीड कंज्यूमर्स होते हैं और जैसे ही हम नीचे टियर 5 में जाते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कंज्यूमर ज़्यादा हमको मिलते रहते हैं। रही बात डाइवर्सिफ़िकेशन की, तो पहले उससे पहले मैं ये बता दूँ कि हमारी रीच आज करीब 650 ब्रांचेज़ की है और हम 22 स्टेट्स में हैं। तो रीच हम बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल हम करीब 50 ब्रांचेज़ और ऐड करेंगे इस अपने अपने इस नेटवर्क में। जहाँ तक डाइवर्सिफ़िकेशन की बात है और नए प्रोडक्ट ऐड करने की बात है, तो हाउसिंग लोन के अलावा जो हम एक दूसरा प्रोडक्ट करते हैं, जो बहुत कॉमन प्रोडक्ट है इंडस्ट्री में, जिसको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो करीब 25 से 27% हम वो करते हैं और कॉम्बिनेशन में हम 75% आप लगा लीजिए होम लोन रिटेल करते हैं और 25% हम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी करते हैं, जिसका टिकट साइज़ होम लोन से भी नीचे है, करीब 8 लाख रुपए। ओके। तो ये कुछ सेगमेंट है जहाँ पर कि कंपनी इस बीच फोकस कर रही है। सर आप बता पाएँगे अभी मौजूदा आपके बोरोइंग फंड कॉस्ट कितनी है? कितने ब्याज दरों पर आपको फंड जुटाना पड़ रहा है? उसमें बैंकों का कितना योगदान है? अगर थोड़ा हमें ब्रीफ दे पाएँ तो, और आगे आने वाले समय के लिए क्या कॉस्ट ऑफ फंड आप किस स्तर के आसपास मेंटेन रखने का टारगेट कर रहे हैं? जी पूजा जी, तो हमारी टोटल लायबिलिटी प्रोफाइल जो है वो करीब 17,000 करोड़ की है, जिसमें से करीब 55% आज के रेट में हमारे बैंकों के थ्रू आता है। करीब 22 से 23% हमारा जो रेगुलेटर है नेशनल हाउसिंग बैंक, उसके थ्रू आता है। बाकी सब एनसीडी वगैरह से हम प्रोक्योर करते हैं। रही बात कि हमारा आज कॉस्ट ऑफ फंड कितना है, तो लास्ट ड्रॉन हम करीब एवरेज आज की रेट में 7.7% पे अपनी लायबिलिटी को रेज़ कर रहे हैं। और ये कॉम्बिनेशन जो है बैंक्स और रेगुलेटर और ओपन मार्केट का, इस कॉम्बिनेशन को हम आगे चलते हुए मेंटेन करना चाहें। सर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बीच जो बैंकों से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां जो भी रकम जुटा रही हैं, एक इंडस्ट्री में ये थोड़ा ट्रेंड देखा जा रहा है कि उनको थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं और इसी वजह से उनके मार्जिन पर भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तरीके का रेट वॉर सिचुएशन वहाँ पर चल रही है। क्या आपको भी ऐसी कोई दिक्कत फेस करनी पड़ रही है और मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक होगा आपका? मैम, इस पर मैं थोड़ा-सा एक डिफर करना चाहूँगा। हम्म। ये कि इंडस्ट्री का ये बज़ है। हम तो हमारी करीब आज की डेट में 22 बैंकिंग रिलेशनशिप्स हैं और हमें अभी तक कहीं तकलीफ नहीं आई है। जैसे मैंने आपको बताया, 55% हमारी बोरोइंग बैंक्स के थ्रू है और हमारी कई लाइन्स हैं जो अनड्रॉन है इस वक़्त एज़ वी स्टैंड। तो कोई रेट वॉर, एट लीस्ट कॉस्ट ऑफ फंड की तरफ कोई रेट वॉर नहीं है। हम इस सिचुएशन को बहुत कंफर्टेबली मॉनिटर कर रहे हैं और एज़ वी गो अहेड हम इसको कंप्लीटली मॉनिटर करते रहेंगे। मतलब नेट-नेट ये है कि ऐसा कोई रेट वॉर दिख नहीं रहा है और बहुत कंफर्टेबल पोज़ीशन। ओके, ठीक है, तो कंफर्टेबल सिचुएशन में है क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है, सो इस वजह से मैंने ये सवाल पूछा। लेकिन कंपनी का कहना है कि उन्हें मार्जिन को मेंटेन करने में या अपने बोरोइंग कॉस्ट को मेंटेन करने में यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सर जी। आने वाले समय के लिए फिर क्या टारगेट है आपका एयूएम को लेकर? क्या एक फिगर है आपके दिमाग में और क्या आप ऑन ट्रैक हैं उसे अचीव करने के लिए? क्योंकि हम प्रीवियसली हम पढ़ रहे थे कि आपने कुछ गाइडेंस भी दी थी एयूएम को लेकर, उसको लेकर बताइए किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं वहाँ पर? हाँ, पहले तो मैं आपके पुराने क्वेश्चन का एक पार्ट छूट गया था कि म जी। मार्जिन्स हम क्या मेंटेन करते हैं, तो हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब 9.4% है अभी और हम कंफर्टेबली सिचुएशन को मीडियम टर्म में देखते हैं कि 9% से ऊपर मार्जिन्स हमारे मेंटेन रहेंगे। हम टिपिकली 6% स्प्रेड पे काम करते हैं, सो वो हमारा मार्जिन का 9% के आसपास आ जाता है इंक्लूडिंग ट्रेज़री इनकम। एज़ फार एज़ एयूएम जाता है, आप ठीक बोल रहे हैं, हमने कुछ गाइडेंस दी थी कि हम करंट ईयर में करीब 21% के एयूएम पे ग्रो करेंगे और जिस तरह से हम ट्रेंड देख रहे हैं, हमें कोई रीज़न नहीं दिख रहा है कि हम 21% का नंबर अचीव नहीं कर पाएँगे और यही गाइडेंस हमारा ब्रॉडली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी रहेगा। जब मैं एयूएम की बात करता हूँ, तो हमारे एज़ ऑफ दिसंबर एयूएम पूजा जी वाज़ 28,000 करोड़ और इतने बड़े एयूएम पे हम लार्जेस्ट हो जाते हैं एयूएम में अपने पीयर ग्रुप में। जिस सेगमेंट में हम ऑपरेट करते हैं, जिसको हम लो इनकम हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट बोलते हैं, इसमें हम लार्जेस्ट हैं एयूएम पे, इंक्रीमेंटल डिसबर्समेंट पे और इवन डिस्ट्रीब्यूशन में।
सर अभी इस समय अगर मैक्रो हालात देखें, हम देख रहे हैं कि जो वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है, आरबीआई भी कहीं ना कहीं चिंतित है उसको लेकर। फिलहाल तो बैंक्स और जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वो तो काफ़ी पिरामिड पर काफ़ी लोएस्ट लेवल पर है, जहाँ पर कि इम्पैक्ट आएगा। बट रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं वो दिक्कत दिखनी शुरू हो चुकी है। अगर वॉर रिलेटेड इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो कॉस्ट प्रेशर उन पर दिख रहा है। क्या धीरे धीरे आगे वो इम्पैक्ट आप पाइल ऑन होते हुए देख रहे हैं, और क्या आप भी कुछ दिक्कतें फेस कर रहे हैं? आने वाले समय में कोई चैलेंजेस आप देख रहे हैं और उसके लिए आप कैसे तैयारी कर रहे हैं? तो पूजा जी पार्शियली राइट है। जो इंडस्ट्री का ये एनालिस्ट रिपोर्ट भी एक आई है। तो मैं ब्रॉडली आपको बता दूं कि जो हमारी पूरी इंडस्ट्री है वो ब्रॉड 3 सेगमेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक होती है प्रीमियम हाउसिंग फाइनेंस, एक होती है लोअर मिडिल इनकम ग्रुप हाउसिंग फाइनेंस जिसको अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस भी बोलते हैं, और एक होती है लो इनकम हाउसिंग फाइनेंस जहां हम ऑपरेट करते हैं। तो प्रीमियम हाउसिंग में आप थोड़ा सा इम्पैक्ट ऑब्जर्व करेंगे आते हुए थोड़े टाइम पे, जब तक ये वॉर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती है। बट जब मैं लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में जाता हूं जिसको अफोर्डेबल बोलते हैं, और मेरा सेगमेंट जो लो इनकम है, यहाँ पे कस्टमर जो है ये देखिए, ये कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है। क्या करता है कस्टमर? 35% जो मेरा कंज्यूमर है वो सेल्फ कंस्ट्रक्शन करता है। ये टियर 4, टियर 5, टियर 3 लोकेशंस में अपने प्लॉट होते हैं और ये कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर ये इंडिपेंडेंट छोटे छोटे यूनिट्स खरीदता है रीसेल में। तो मेरा मेरा जो कंज्यूमर है ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं खरीदता है, और ना ही ये लार्ज डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीदता है। तो अगर हमें थोड़ा इम्पैक्ट, पहली बात तो ऐसा कोई इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है, बट अगर थोड़ा इम्पैक्ट कल को उम्मीद करें कि आएगा भी, तो ये प्रीमियम सेगमेंट में आएगा। बाकी 2 सेगमेंट्स में आने की कोई उम्मीद नहीं है, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो बाकी सेगमेंट में तो नहीं देख रहे। अगर शॉर्ट टर्म पे आए तो प्रीमियम सेगमेंट में कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन कंपनी को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि ज़्यादातर वो फोकस उनका अफोर्डेबल स्पेस में है। और राइट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से सेक्टर स्पेसिफिक पर और कंपनी स्पेसिफिक आउटलुक भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।